हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन वे पर। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक नए दिन की शुरुआत के साथ साथ आज एक नए सप्ताह की भी शुरुआत है। इसके अलावा एक नए बैच की भी शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। सिलेक्शन बैच 1.0 जहां पर मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया था, सिलेक्शन बैच 2.0 जहां पर मैंने मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्शन बैच 3.0 जहां पर मैं एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले तीनों बैच के स्टूडेंट से मैं बात करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बैच के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में यह जा रहा है कि सर ये क्लास वाईटी पर कैसे हो रही है। मैं आपको बता दूं, जब भी हम नया बैच स्टार्ट करते हैं तो पहली क्लास हम डेमो के बेसिस पर यूट्यूब पर ले जाते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको डेमो क्लास लेनी होती है वो उसी दिन डेमो ले लेते हैं, बाद का कोई चक्कर नहीं रहता है। सिलेक्शन बैच 1.0 में भी मैंने डेमो दिया था, 2.0 में भी वाईटी पर गई थी। इस वजह से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कल से जो आपकी क्लास होगी, आज पहली क्लास है, 3.0 वालों से मैं बात कर रहा हूं, तो ये 9 बजे हो रही है। कल से आपकी क्लास सुबह 8:30 बजे ही हुआ करेगी और सिर्फ ऐप पर ही हुआ करेगी। अब दूसरी चीज, जो हमारे सिलेक्शन बैच 2.0 वाले स्टूडेंट हैं वो भी आज की क्लास देख रहे हैं, 1.0 वाले भी देख रहे हैं। आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अभी 3 to 4 क्लासेस बची हुई हैं। वो क्लासेस आपकी इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगी और आप यहां से आज से एंशिएंट हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हो। तो आप सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन कालीन इतिहास हम जिसे बोलते हैं, या प्राचीन भारत का इतिहास भी आप बोल सकते हो, जिसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनको एक बात और बता दूं, जीएस के लिए आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है। बिल्कुल नया रजिस्टर लेकर रखिएगा। आप दो तरीके से नोट्स बना सकते हो। या तो आप क्लास करते करते नोट्स बना सकते हो, या तो आप क्लास के बाद जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी उसको देखकर भी फिर से आप नोट्स बना सकते हो। वैसे मेरा यह कहना है, मैथ्स और इंग्लिश में आपको तुरंत नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप पहले क्लास में फोकस करते हो। लेकिन जीएस में आप आसानी से ऐसा कर सकते हो कि क्लास के साथ साथ ही आप अपने नोट्स बनाते चलो, जिससे कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। सेकेंड थिंग, यहां पर हम एंशिएंट पहले करेंगे, उसके बाद मिडिवल पे जाएंगे, फिर हम मॉडर्न पे जाएंगे। जबकि हमारे जो बाकी सिलेक्शन बैच 1 और 2 वाले स्टूडेंट हैं उनकी मिडिवल और मॉडर्न हो चुकी है, उन्हें केवल एंशिएंट कवर करनी है। तो वो स्टूडेंट आपके साथ मतलब 3.0 वालों के साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लेंगे। प्राचीन कालीन भारत में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आज की क्लास में इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेते हैं कि इंसान की उत्पत्ति कब हुई, जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है साइंस की भाषा में। तो लगभग यह माना जाता है कि इंसान की उत्पत्ति आज से 36,000 बिफोर क्राइस्ट पहले हुई होगी। मतलब आज से 2000 साल पहले तो जाओ जीरो पर, क्योंकि आज की डेट में करीब हम लोग चल रहे हैं 2025 में। ठीक है, तो करीब आप 2000 साल जब पहले जाएंगे तब जाकर आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, और जीरो में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यही कारण है कि जीरो से पहले का जो टाइमलाइन है उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के आने के पहले का टाइम, तो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, जबकि इनके बाद का जो टाइम है, जीरो के बाद का जो टाइम है, तो इसको हम लोग एडी बोलते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। हिंदी में अगर हम बात करें तो एडी को हम लोग बोलते हैं ईसवी, जबकि बिफोर क्राइस्ट को बोलते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह से पूर्व का समय, जीरो से पहले का समय। तो आप ये समझ लो, जीरो से भी पहले, और कितना पहले? 36,000 साल पहले इंसान की उत्पत्ति हो गई थी। अब उसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है, उस पर आने के लिए हमें यह समझना होगा कि जब इंसान की उत्पत्ति हुई उसके कुछ समय के बाद पाषाण काल की शुरुआत हुई। पाषाण का मतलब है पत्थर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टोन। तो पाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पत्थरों का युग था। पत्थरों की वजह से हमारा जीवन यापन चलता था। पत्थरों से ही हमने अपने औजार बनाए, पत्थरों को ही रगड़कर हमने आग बनाई, आग का यूज करना आगे चल के सीखा। पहले हमने पत्थरों के ही पहिए बनाए,
उसके बाद धीमे धीमे करके लकड़ी के पहिए आए। पहले हमने पत्थरों को ही धार देकर औजार बनाए, जिससे हम जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। पत्थरों से ही हमने अपने घर बनाए। यह वजह है कि उस पूरे टाइमलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाषाण काल। अब पाषाण काल का टेन्योर क्या है? तो बेसिकली हमने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला जो सबसे पुराना है, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद जो आया उसको हम लोग मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, या मध्य पाषाण युग इसको बोलते हैं। और सबसे लास्ट का जो टाइम पीरियड है जब स्टोन एज खत्म हो रहा होता है, उसको हम लोग न्यू स्टोन एज बोलते हैं, मतलब नव पाषाण काल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां पर मैंने कुछ भी आपको कठिन नहीं पढ़ाया, ना समझाया। सिंपली मैंने आपको अभी तक क्या बोला? मैंने बोला कि इंसान की उत्पत्ति 36,000 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी, और उस टाइम से लेकर आगे कई वर्षों तक पाषाण काल चला, जिसको पत्थरों का युग बोला जाता है या स्टोन एज बोला जाता है। और इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मिडिल स्टोन एज, और तीसरा न्यू स्टोन एज। आई होप यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉर्टेड है? यहां तक क्लियर है भाई? अब इनके टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो ओल्ड स्टोन एज है, इसको ही हम लोग इतिहास की आप बोल सकते हो, या फिर एजुकेशन टर्म में पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मतलब पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना पत्थर का युग। इसका टाइम पीरियड है 30,000 बिफोर क्राइस्ट से 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक। मतलब आप देख सकते हो ये 20,000 साल का जो टाइम पीरियड है, ये सबसे पुराना वाला काल है पत्थर का, पुराना पाषाण युग, या फिर पूरा पाषाण काल आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 8,000 बिफोर क्राइस्ट तक, ये जो 2,000 वर्षों का टाइम पीरियड है, ये आपका मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है, या फिर मिडिल स्टोन एज आप इसे बोल सकते हो। और उसके बाद सबसे लास्ट का जो, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, जो कि नव पाषाण काल है, यह आपका 5,000 वर्षों का टाइम पीरियड है, 8,000 से लेकर 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक। तो क्वेश्चन आपके यहां पर टाइमलाइन से भी पूछे जाते हैं, तो आप इन तीनों का आप टाइमलाइन ध्यान रखोगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बैच में, आपको बता दूं, स्टूडेंट्स में हिस्ट्री को लेकर बड़ा खौफ रहता है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी हिस्ट्री के बनेंगे, और हिस्ट्री का वेटेज भी सबसे ज्यादा है। स्पेशली मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे लो जाकर, आप कभी भी शिफ्ट में देखना, हिस्ट्री का वेटेज पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स से ज्यादा है। एक टाइम हुआ करता था आज से 10 साल पहले, जब साइंस का वेटेज ज्यादा होता था, 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आज हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है। अब हिस्ट्री में भी सबसे आसान अगर कोई हिस्ट्री है ना, तो वो है एंशिएंट हिस्ट्री। क्योंकि मिडवल में क्या है, मिडवल में आपको नाम याद करने में मुश्किल होती है। आपका दिल्ली सल्तनत में तुर्क भाषा चलती है, जबकि मुगल अंपायर में फिर फारसी भाषा चलती है। उनके उसी तरीके के नाम हैं। मनसबदारी क्या था, या फिर आना क्या था, जो जितनी भी अलग अलग नाम है वहां पर, वो बहुत आपको अलग अलग लैंग्वेज के मिल रहे हैं। इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए मिडवल को पढ़ना और याद रख पाना। मॉडर्न में क्या होता है, आपको वायसराय वगैरह कुछ अंग्रेजी नाम भी मिल जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। रिफॉर्म बहुत सारे हुए हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन एंशिएंट में कुछ नहीं बढ़ता है, ना कुछ घटता है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। हमारे सामने फैक्ट्स रखे हुए हैं एंशिएंट में, एक बार बस हमें पढ़ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे ही आएगा आप तड़ से आंसर लगा दोगे। एंशिएंट की यही खास बात है, एक बार आपने ठीक से अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली, इससे आसान नहीं है। ना मिडवल है ना मॉडर्न है, और बहुत छोटा पोर्शन होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो यह सबसे आसान है। एक बार आपने पढ़ लिया वैदिक पीरियड, तो फिर उसमें कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में आज भी कई सारे नए फैक्ट निकल के आते हैं। मिडवल में भी बहुत सारी रिसर्च होती रहती है, नए फैक्ट निकल आते हैं, लेकिन एंशिएंट में नहीं निकलेंगे। समुद्रगुप्त ने 6 तरीके के सिक्के चलाए थे, तो चलाए थे भाई, बात खत्म हो गई। कौन कौन से चलाए थे एक बार आप पढ़ लोगे, बात खत्म। तो इसलिए बस थोड़ा सा फोकस्ड आपको रहने की जरूरत है। एंशिएंट हिस्ट्री का हर एक चैप्टर आप बड़ी ही आसानी से पढ़ लोगे और सारे क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे। आप उसके बाद मॉक देके देख लीजिएगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। टाइप्स ऑफ स्टोन एज हमें पता लग गए। 3 पाषाण काल हुए हैं, आपका पैलियोलिथिक,
मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों का अब आपको टेन्योर भी पता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 30,000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा टाइम पीरियड पाषाण काल का था, मतलब पत्थरों का युग था, जिसमें इंसान पत्थरों से ही अपनी दूसरे जितने काम होते थे उन सभी को आसान बनाने का काम करता था। अब इसमें भी कुछ फैक्ट्स पर हमें समझना होगा, जैसे कि इंसान ने शिकार करना शुरू किया और मुख्य जो हमारा जीवन निर्वाह करने का जो तरीका होता था, शिकार करके उसे खाना, ये सारी चीजें हम पूरा पाषाण युग में ही सीख गए थे, मतलब सबसे पुराने टाइम से ही हम सीख गए थे। इसके बाद लगभग 36,000 ईसा पूर्व में इंसान का विकास हुआ है या इंसान जन्मा है, ऐसी हमारी साइंस बोलती है, जो आपको सबसे पहले ही मैंने बताया। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कुत्ता था। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसान का पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो आंसर क्या होगा? कुत्ता। लेकिन ये हमारा फ्रेंड कब बना है? ये हमारा फ्रेंड बना मिडिल स्टोन एज में, क्योंकि उससे पहले के हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमें मिडिल स्टोन एज से साक्ष्य मिलते हैं। इंसान को कुत्ते के साथ दफनाने के भी अवशेष हमें मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। इस वजह से हम यह बोल सकते हैं कि कुत्ता हमारा पालतू हुआ करता था। मनुष्य को आग के बारे में पूरा पाषाण काल से पता था, मतलब हम आग के बारे में तो पैलियोलिथिक पीरियड से ही जानते थे, सबसे पुराने टाइम से, लेकिन इसका यूज करना हमने धीमे धीमे सीखा और आगे चलकर हमने इसका यूज कब तक सीखा? नवयुग में जाकर सीखा। सबसे लास्ट टाइम पे हमने आग का यूज करना सीखा। इससे पहले आग को हम इस तरीके से कुछ मानते होंगे कि भाई ये नेचर की दी हुई चीज है, या हो सकता है प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है तो हमारे ऊपर आग बरसा रही है। लोगों को कैसे पता लगा होगा? हम इमेजिन नहीं कर सकते। जंगलों में कभी आग लग जाती होगी तो आग को देखते होंगे, भागते होंगे। जब वही बारिश हो जाती होगी तो लगता होगा कि प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान है। और इस तरीके से धीमे धीमे तभी हमें आगे चल के वैदिक पीरियड में रिचुअल्स के भी कल्चर देखने को मिले हुए हैं। इवन इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें कई जगहों पर पूजा की वेदियां भी मिली हुई हैं, जिससे हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ में बिलीव करते थे। तो कहीं ना कहीं वो नेचर गॉड की वर्शिप करते थे, मतलब प्राकृतिक टर्म में पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य की पूजा करते होंगे, पेड़ों की पूजा करते होंगे, हवा की पूजा करते होंगे, आग की पूजा करते होंगे, इस तरीके से। सबसे पहले भारत में एक इंस्टीट्यूट है, इसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन एज कल्चर। इसकी स्थापना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट बोसफुट। इनके द्वारा 1863 में करी गई थी। ध्यान रखिएगा कहां पर करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई है चेन्नई में। आज की डेट में चेन्नई में स्थित है। यह पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था भारत में जिसने पत्थरों के युग के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, और इसी की वजह से आज हमें इतनी सारे तथ्य पता हैं स्टोन एज के बारे में। अस्थि से बने औजार नवपाषाण युग में हमें बिहार से प्राप्त हुए हैं। अस्थि मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी? बोन्स की। शुरुआत में हम लोगों ने पत्थरों से औजार बनाए, लेकिन पत्थरों को शेप देना बड़ा मुश्किल होता था। हम केवल पत्थर के ही बारे में जानते थे, तो हमारी मजबूरी थी कि हम पत्थरों से ही हथियार बनाते थे, लेकिन वो भारी भी होते थे और उनमें इतनी धार नहीं हो पाती थी। लेकिन रिजल्टेंट फिर हमने धीमे धीमे क्या हुआ कि जो जानवरों की बोन्स हैं, उन हड्डियों से हमने हथियार बनाना शुरू किया। इससे हथियार बनाने में आसानी भी होती थी, कम टाइम में हथियार बन जाता था, इवन धार भी ज्यादा होती थी और वजन भी कम हो जाता था। उसके बाद हमने धीमे धीमे करके मेटल्स के बारे में जाना, और धातुओं के बारे में जानने के बाद फिर हमने धातुओं के हथियार बनाए, और आज की डेट तक भी धातुओं के ही हथियार चलते हैं। बट धातु में भी हमसे पूछता है कि इंसान ने सबसे पहले किस धातु के बारे में जाना, तो ध्यान रखना है आपको, हमने सबसे पहले किसके बारे में जाना है? तांबा के बारे में जाना है। और इंसान ने सबसे पहला अपना जो हथियार है वो भी तांबे का ही बनाया था। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है किसी ना किसी की शिफ्ट में, कि इंसान ने सबसे पहले किस धातु के बारे में जाना। हमारा आंसर क्या होगा? तांबा, और उसी का हथियार सबसे पहले धातुओं में बनाया था। अदरवाइज उससे पहले हथियार हम बोन्स के बना चुके थे, और बोन से भी पहले हम पत्थर के हथियार बना चुके थे। पहिए का प्रयोग हमसे पूछा जाता है कि हमने कब किया है, तो इसका उपयोग हमने किया हुआ है न्यू स्टोन एज में। सबसे बाद में हमें पहियों के उपयोग के बारे में पता लगा कि इसको बनाकर हम गाड़ी अपनी बना सकते हैं, एक से दूसरी जगह हमारा जाना आसान हो जाएगा,
कम टाइम में दूसरी जगह जा पाएंगे। और इस टाइम पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह चलते होंगे। ऐसे साक्ष्य हमें मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिट्टी के खिलौने टाइप के मिले हुए हैं, जिसमें आधा नंगा व्यक्ति बुलक कार्ट को चला रहा है, बैलगाड़ी को हाँक रहा है। तो आप खुद बताइए, जैसे आज की डेट में बच्चों के जो खिलौने होते हैं, कार आ रही है, बंदूक आ रही है, ठीक है, तो ये सब अगर बच्चे खेल रहे हैं आज की डेट में इन खिलौनों से, इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट करती हैं ना चीजें। सिमिलरली हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो वो टेराकोटा मिले हुए हैं, जो मिट्टी के खिलौने मिले हुए हैं, जिसमें एक आधा नंगा इंसान बैलगाड़ी को हाँक रहा है, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करती होगी। इस वजह से हम ये जानते हैं कि हाँ, ये लोग जानते होंगे बैलगाड़ी वगैरह के बारे में, इनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था। एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू स्टोन एज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसान ने कृषि के बारे में कौन से युग में जाना है। तो सबसे आखिरी वाले टेन्योर में हमने जाना है, जिसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं कृषि के बारे में। इससे पहले दो तरीके हैं, या तो हम शिकार करके जानवरों को खाते होंगे, और या तो पेड़ों पर हमें जो वनस्पतियां अपने आप मिल जाती होंगी ऑटोमेटिक, हम उन्हीं को तोड़ के खा लेते होंगे। बट खेती के बारे में हमने न्यू स्टोन एज में आते हुए जाना है, उससे पहले नहीं जाना। फर्स्टली द क्लूज ऑफ एग्रीकल्चर वॉज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। मतलब सबसे पहले हमें कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। ये सिंधु नदी के किनारे पर है, आज की डेट में पाकिस्तान वाले हिस्से में है। वैसे आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे मेन साइट्स हैं, जैसे कि लरकाना हो गया, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गए, ये सब आज की डेट में पाकिस्तान में है। हमारे भी देश में बहुत सारी साइट हैं, जैसे कि गुजरात वाली साइट हो गई लोथल, ये हमारे ही देश में है। पंजाब की जो रोपड़ वाली हो गई वो भी हमारे देश में है। राखी गढ़ी हो गई हरियाणा के हिसार की, ये भी हमारे देश में है। तो हमने तो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बट पाकिस्तान में जो मेन साइट्स हैं आज की डेट में, जो सबसे मेन साइट हैं, वो उनकी गवर्नमेंट प्रिजर्व करके नहीं रख पाई है। आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो, लोग वहां पर बैठे हुए हैं और धीमे धीमे करके वो भी वैनिश होता चला जा रहा है जो मिला था। लेकिन हमारे देश में उन पूरी साइट्स को रिजर्व कर दिया जाता है। जहां पर भी इस तरीके की साइट से फिर जाना लोगों का मना कर दिया जाता है, बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी जाती है, क्योंकि हम प्रिजर्व करते हैं उन चीजों को। बट मोस्टली आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आगे बढ़ने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक साइट पर हम लोग जाएंगे और उस पर देखेंगे कि कहां पे किस साइट से हमें क्या क्या मिला, उसकी खुदाई किसने कराई और कौन से ईयर में उसकी खुदाई हुई। लेकिन उससे पहले हम ये तो समझ लें कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां से कहां तक फैली थी। हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं ये तो जान लें हम। तो यहां पर आपको देखना जरूरी है, ये हमारा देश है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें ऊपर से हमने कश्मीर से लेकर नीचे एक लाइन खींची है महाराष्ट्र तक। क्लियर है इतनी बात सभी को? दिख रहा है यहां पर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण में फैली थी। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर यह बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। यह है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब ओवरऑल अगर हम इन चारों कोनों को मिला दें तो हमें डायमंड शेप मिल जाएगा, ऐसे ऐसे, यूं और यूं। अब ये जितना आपको एरिया दिख रहा है, यही इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन एरिया था। मतलब इस एरिया के अंदर रहने वाले जो इस टाइम पीरियड के लोग थे, वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहलाते हैं। और दरअसल हम इतनी देर से बात इसी के बारे में कर रहे हैं और इसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा। उत्तर में जहां से सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, यह जगह क्या कहलाती है? तो इस जगह को मांडा बोलते हैं, यह जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और यहां पे कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर चिनाब नदी बहती है, आप सभी को पता है। जबकि हम दक्षिण में बात करें, साउथ में, तो यह है दायमाबाद डिस्ट्रिक्ट। और दायमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहां पर गोदावरी नदी बहती है। इसी तरीके से अगर हम पूर्व की बात करें तो यहां पर आलमगीरपुर पड़ता है। आज की डेट में इसको मेरठ के नाम से जाना जाता है और यह दिल्ली के पास पड़ता है। यहां पे कौन सी नदी बहती है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी बहती है। कौन सी नदी? हिंडन रिवर।
इसी तरीके से जब आप वेस्ट वाले कॉर्नर पे आओगे, यहां पर जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, यहां पर दास्त नदी बहती है और यह आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर लगता है और इसको सूत्क गेंदोर के नाम से जाना जाता है, ये वाला रीजन। तो ये हमारे जो हैं ये चार कोने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इसी के बीच में जो रहने वाले लोग हुआ करते थे, इसी के बीच में जो ये सभ्यता चल रही थी, जो यहां का रहन सहन का तरीका था, वही कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु क्यों नाम है? क्योंकि यहीं पे सिंधु नदी बह रही है। ये देखिए, यहीं पर सिंधु नदी बह रही है और सिंधु नदी के आसपास रहने वाला जो सिविलाइजेशन है वही क्या कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इंडस नाम कहां से पड़ा? ग्रीक्स ने। जब ग्रीक्स व्यापारी भारत में आए तो इन्होंने सिंधु को अपनी भाषा में इंडस बोला। तो आप बोल सकते हो कि इंडस किसका दिया हुआ नाम है? ये ग्रीक्स का दिया हुआ नाम है, वरना हमारे लिए सिंधु ही नाम है। यहां से एक और चीज निकल के आती है कि हिंदू वर्ड कहां से आया। आपने कई बार लोगों को ये कहते और सुनते देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। बात बिल्कुल सही है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है सनातन। तो फिर ये हिंदू नाम कहां से आया? जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, दरअसल एक्चुअली सही वर्ड होगा कि आप बोलें कि आप सनातनी हैं, आप सनातन धर्म में बिलीव करते हैं। अब ये हिंदू नाम कहां से आया? ये जो फारसी लोग हुआ करते थे इधर से, ये व्यापार करने हमारे देश में आते थे। पानी के रास्ते से भी आते थे, ऊपर से भी आते थे। जब ये ऊपर से आते थे तो यहां खैबर पास को, मतलब खैबर का जो दर्रा है, उसको पार करने के बाद सिंधु नदी बहती हुई मिलती थी। तो इन लोगों के लिए दरअसल जो सिंधु नदी है वो एक माइलस्टोन की तरह हुआ करती थी। ये लोग जब आते थे तो ये कहकर आते थे कि हमें पूर्व की तरफ तब तक चलना है जब तक सिंधु नदी ना आ जाए, और अगर सिंधु नदी आ गई मतलब भारत आ गया। तो जब ये लोग सिंधु नदी पर आए तो इन्होंने ही इसको क्या बोला? हिंदू नदी बोला अपनी भाषा में। क्योंकि फारसी में जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन सा को हा बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? सा को हा बोलते हैं। कभी आपने गौर ही नहीं किया होगा कि आज की डेट में हमारे देश में भी सा को हा ही बोला जा रहा है, और यह गलत है पूरे तरीके से। कभी आपने गौर किया है कि हिंदी में सप्ताह होता है, तो फिर हफ्ता क्यों बोलते हो? तो फिर हफ्ता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सा को हा में प्रोनाउंशिएट किया गया है और यह हा हमारे लिए गलत है। इसी तरीके से मंथ को हिंदी में क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है। तो फिर यह क्यों बोलते हैं लोग कि कौन सा माह चल रहा है? यह माह कहां से आ गया? माह इज नॉट द राइट वर्ड, राइट वर्ड इज मास। कौन सा मास चल रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है? मतलब हिंदी में मास सही वर्ड है, ना कि माह। तो हम लोग सा को हा क्यों बोले जा रहे हैं लगातार? इसी वजह से, क्योंकि प्राचीन काल से यहां पर नाम ही ऐसे पड़ गए। इन्होंने सिंधु को हिंदू नदी बोला। क्या बोला? सिंधु को हिंदू नदी इन्होंने बोला, फारसियों ने। और हिंदू नदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे वो क्या कहलाए? वही धीमे धीमे हिंदू कहलाने लगे। और हिंदू जिस जमीन पे रह रहे हैं वो जमीन धीमे धीमे हिंदुस्तान कहलाने लगी। यही कारण है कि आज की डेट में भारत सरकार का कोई भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए या आप संविधान ही देख लीजिए, हमारे संविधान में अंग्रेजी में लिखा हुआ है इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में उसी को भारत लिखा हुआ है। ना कि कभी हिंदुस्तान वर्ड यूज किया गया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, क्योंकि यह प्रोनाउंसिएशन की गलती की वजह से आया हुआ वर्ड है। इस वजह से हम इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज नहीं करते हैं। हम केवल भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए यूज करेंगे। यही वर्ड है, इंडिया और भारत हम यूज कर रहे हैं। आपको यहां तक पता लग गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां तक बसी हुई थी। अब एक एक करके उसकी साइट पर आएंगे। एक और फेज देख लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह 3300 बिफोर क्राइस्ट से शुरू होकर 1300 बिफोर क्राइस्ट तक चली है। अब इसमें भी 3 फेजेस में हम इसे समझने के लिए डिवाइड कर देते हैं। पहला, जिसको अर्ली फेज बोलते हैं, 3300 से लेकर 2600 बिफोर क्राइस्ट तक यह है।
और इसमें हमें मेजर साइट्स मिली हुई हैं। मतलब जो मेन बड़ी बड़ी साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हम मानते हैं कि अर्ली फेज में ही बन गई थी। जैसे कि गुजरात वाला रीजन, राजस्थान में कालीबंगन वाला रीजन, गुजरात का कच्छ वाला रीजन, धोलावीरा, हड़प्पा, बालाकोट, आमरी, और आपका बिराना हो गया हरियाणा का, कोट दीजी और गुमला। ये सब ऐसी साइट्स हैं जो कि अर्ली स्टेज में ही बन गई होंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइट्स हैं। जबकि उसके बाद का जो फेज है 2600 से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट तक का जो फेज है, इसको हम लोग मैच्योर फेज बोलते हैं। और इस फेज में हम ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर होगी, जिसकी बात अभी हम लोगों ने करी कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर, ये जो पूरी लोकेशंस हैं यहां तक फैल गई थी मैच्योर पीरियड में। और जो इसके बाद लेट फेज है 1900 से लेकर आपका 1300 बिफोर क्राइस्ट तक, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि फिर धीमे धीमे ये डिक्लाइन होने लगी, इनकी साइट्स में गिरावट आने लगी। और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई, तो ज्यादातर तथ्य हमें ऐसे मिलते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी, बहुत बड़ी त्रासदी आई होगी, जिसकी वजह से जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता है ये पूरी डूब गई। क्योंकि जो हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, जो हमें इंसानों के अवशेष मिले हुए हैं नीचे, जो कंकाल तंत्र मिले हुए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मिले हुए हैं कि जो पेयर आपस में मिले हुए हैं। एक महिला का कंकाल है, एक पुरुष का कंकाल है, और दोनों सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है साथ में। तो ऐसा भी हो सकता है कि भूकंप वगैरह आया हो, वो लोग सो रहे होंगे, भूकंप आया हो, या अचानक से बाढ़ आ गई हो, उन्हें पता न लगा हो, पानी भर गया हो, और वो वहीं पे वैसे के वैसे ही मर गए हों। तो कुछ ना कुछ तो बड़ी त्रासदी आई होगी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एरिया पूरा जलमग्न हो गया और ये सब कुछ खत्म हो गया। अब एक एक करके साइट्स पर आते हैं। देखिए, आईवीसी टॉपिक को अगर आपको कवर करना है तो सिंधु घाटी में जितनी भी हमारी मेन साइट्स हैं, बस उनमें आप फाइंडिंग्स को अगर ध्यान रखते हो कि किस साइट से हमें क्या क्या मिला हुआ है, इसकी आज की डेट में लोकेशन क्या है, अगर कोई नदी बहती है तो कौन सी नदी इस साइट में बहती है, कब इसकी खुदाई कराई गई और किसने खुदाई करवाई, बस इतना ही डेटा है जिसके एवज पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 2 से 3 बार जैसे ही आपने पढ़ा, ये टॉपिक पूरा का पूरा शीशे की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए एक एक करके साइट्स पर हिट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हमें कोई साइट मिली है तो वो है हड़प्पा। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुरानी साइट कौन सी है और पहली साइट कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की, आंसर होगा हड़प्पा। इसकी खुदाई 1921 में कराई गई थी और इसके खनन करता थे दयाराम साहनी। आज की डेट में इसकी लोकेशन पंजाब वाला हिस्सा है, और पंजाब वाला कौन सा, पंजाब तो पाकिस्तान में भी और भारत में भी है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब का हिस्सा है जहां पर आज की डेट में हड़प्पा है। इसको मोंटगोमरी जिला बोलते हैं। रावी नदी यहां पर बहती है और हमें यहां पर क्या क्या मिला, यहां पर हमें अन्न के भंडार मिले, पूस हमें मिली हुई है जिससे पता लगता है कि लोग यहां पर कृषि वगैरह करते होंगे, अनाज उगाते होंगे। ताबूत दफन किए हुए मिले हैं, इससे हमें पता लगता है कि लोगों को दफनाने की यह प्रक्रिया होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग दफनाते थे लोगों को। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का शहर यह माना जाता है, पहला शहर है जो खुदाई और विस्तार के अध्ययन के लिए किया गया था। इससे पहले हमने किसी भी शहर की खुदाई नहीं करी हुई है। हड़प्पा के बाद अगले ही साल मोहनजोदारो की हमने खुदाई करी और यह सबसे ज्यादा तुरुप का इक्के वाली साइट साबित हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसमें हमें जितनी फाइंडिंग्स मिली हुई हैं, इतनी फाइंडिंग्स तो हमें कहीं नहीं मिली हुई हैं जितनी मोहनजोदारो में मिली हुई हैं। 1922 में इसकी खुदाई हुई। सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है यह शहर और आज की डेट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इसके खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं, आरडी बनर्जी के नाम से इन शॉर्ट इनको जाना जाता है। अब फाइंडिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं ये देखिएगा। सबसे पहली चीज तो हमें द ग्रेट बाथ मिला हुआ है, एक बहुत बड़ा स्नाना घाट मिला हुआ है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये स्विमिंग पूल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। पहले जब इसकी खुदाई हुई तो हम लोगों को ये लगा, इंसानों को ये लगा कि भाई कोई राजे महाराजे के बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल बना होगा जिसमें एक तरफ सीढ़ियां हैं, उधर राजा बैठता होगा, इधर प्रजा बैठती होगी। लेकिन जब ये पूरा निकल के आया तो हमें पता लगा एक्चुअली
दिस इज द ग्रेट बात। ये मोहनजोदारो में आसपास के पूरे लोकेशंस में पानी की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए होगा, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें सीढ़ियां बनी हैं उतरने के लिए, बच्चों के उतरने के लिए छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। और इस तरीके के हमें जो एरियाज हैं, जो स्नानागार हैं बड़े बड़े, ये हमें चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिले हैं। अगर आप कभी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर जाएंगे, वहां पर भी आपको ऐसे स्नानागार मिलेंगे। सेकेंड थिंग और क्या मिला हमें, ग्रेट ग्रेनरी, मतलब अन्न के साक्ष्य हमें यहां से भी मिले हुए हैं। तो हम ये मानते हैं कि मोहनजोदारो के लोग भी कृषि करते होंगे, संपन्न होंगे। कांसे की नृत्य करने वाली लड़की मिली हुई है। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये मिली हुई है हमें। अब देखिए, इस लड़की की ये जो मूर्ति है, इससे हमें बहुत कुछ पता लगता है मोहनजोदारो के बारे में। कांसे की मिली हुई है, ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल इसी को बोलते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए जरा, हाथ में नीचे से ऊपर तक चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो कि हमें यह दर्शाता है कि इन लोगों को सजना संवरना बहुत पसंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फैशन वगैरह के बारे में जानते होंगे, ठीक है। आप इसके माथे पर भी देखिए, आप इसके गले पे भी नेकलेस देखिए, इस हाथ में भी देखिए। दूसरी चीज क्या है, यह संपन्नता को भी दर्शाती है। अगर इतना ज्यादा पहनावा है तो ऑब्वियस सी बात है संपन्नता भी इस शहर में होगी, लोग अमीर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्लूज मिलते हैं। साथ में एक हमें बियर्डेड मैन भी मिला हुआ है, मतलब दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति, इसका भी स्टैचू मिला हुआ है। इस तरीके का थोड़ा टूटा हुआ है ये देखिए, इसने जिस तरीके से माथे पर यह पहना हुआ है, जिस तरीके से इसने हाथ पर यह आभूषण पहना हुआ है, और जिस तरीके से इसकी वेशभूषा है, ऐसा लगता है दो में से कोई व्यक्ति यह होगा, या तो यह कोई पुरोहित होगा उस टाइम पर पूजा पाठ कराने वाला, और या तो कोई मंत्री होगा। वैसे ये जो ज्वेलरी है उसको देखकर ज्यादा तो यही प्रतीत होता है कि ये कोई मंत्री होगा या फिर राजा हो सकता है, लेकिन होगा कोई अहम आदमी, कोई नॉर्मल आदमी नहीं होगा कि उसका स्टैचू मिला हुआ है हमें। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बियर्डेड मैन हमें कहां से मिला है, तो आंसर क्या होगा, दाढ़ी वाला आदमी कहां से मिला हुआ है, मोहनजोदारो से। टेराकोटा के खिलौने मिले हुए हैं, मतलब मिट्टी के खिलौने। बुल सील मिली हुई है, पशुपति सील भी मिली हुई है, और मेसोपोटामियन प्रकार के 3 बेलनाकार सील भी मिली हुई है। सील का मतलब है मोहर से। बुल सील मतलब उसमें बैल बना हुआ है। पशुपति सील जो है आपकी, यह भी मोहर है लगाने वाली, इस तरीके से ठप्पे वाली। और ये जो मेसोपोटामियन सील है, ये थोड़ी दूसरे तरीके की मोहर है, ये बेलनाकार सील है। अब ये पहले तो ये जान लो मेसोपोटामिया है क्या। देखिए, आज की डेट में ये वाला जो रीजन है, जहां पर इराक, ईरान, सीरिया, ये पूरा क्षेत्र पूरा मेसोपोटामिया कहलाता था। यहां के लोग पानी के रास्ते से भारत में व्यापार करने आते थे, और 2 तरफ से ये लोग भारत में एंटर करते थे पानी के रास्ते से। एक, या तो सिंधु घाटी में, ये वाला आज की डेट में जो रीजन है, इसको सूक्त गेंदर के नाम से जाना जाता है। यहां से ये लोग एंटर करते थे भारत में। आज की डेट में ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और कराची पोर्ट आप इसे बोल सकते हो। दूसरा, ये लोग एंटर करते थे यहां से, गुजरात वाले हिस्से से, और ये वाला हिस्सा है लोथल। गुजरात में लोथल वो पर्टिकुलर लोकेशन है जो कि डॉक यार्ड था, जहां से पानी के जहाज आते थे, और यहां पर उसके बाद ये लोग व्यापार अपना करते थे इस पूरे क्षेत्रफल में। क्लियर हो रही है बात। तो मेसोपोटामिया में जो मोहरें चलती थी, वो मोहरें बेलनाकार होती थी। बेलनाकार का मतलब ऐसे, बेलनाकार यंत्र है, बेलन है, उसमें लिखावट है, उसको स्याही में डाला जाता था, और उसके बाद कपड़े पर ऐसे करके चला दिया जाता था, तो वो अपने आप लिखावट प्रिंट हो जाती थी। जबकि हमारे देश में डायरेक्ट ठप्पे वाली सील होती थी। तो मेसोपोटामिया में, इनके कल्चर में जो बेलनाकार सील मिली हुई है, वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 3 मिली हुई हैं, जो कि अपने आप में यह प्रूफ है कि मेसोपोटामिया के लोग भारत में आते ही होंगे व्यापार करने, 100% है। वरना वो सील कहां से आ गई और उसका यहां पर क्या रेलेवेंसी।
साथ में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा भी हमें मिला हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि ये लोग बुनावट वगैरह भी जानते थे, कपड़ा बुनना और ये सारा सेंस इन्हें था। इवन जो बियर्डेड मैन है, जो दाढ़ी वाला आदमी है, उससे हमें यह भी पता लगता है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल से पता लगता है कि ये लोग आभूषणों के बड़े शौकीन थे और धातुओं के बारे में, उनकी कला के बारे में, और उसको धातु को अपने हिसाब से सजावट का सामान बनाना, इन सारी चीजों में ये बहुत ज्यादा निपुण थे। तो ये चीज ये दर्शाती है कि मोहनजोदारो एक ऐसा शहर होगा जो कि बहुत ज्यादा संपन्न होगा शहर, जिसके अंदर हमें इतनी सब फाइंडिंग्स मिल गई हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी मोहरें अगर हमें मिली हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं व्यापार का ये हब होगा। यहां पर लोग बिजनेस करने जरूर आते होंगे दूर दराज के क्षेत्रों से। मोहनजोदारो के बाद ये एक्चुअल साइट है मोहनजोदारो की, आज की डेट में पाकिस्तान में है। आप देखो कितने क्लियर कट निकल के आए हुए हैं, इसमें पूरे का पूरा शहर निकल के आया हुआ है। ये देखिए पूरे के पूरी दीवारें हैं, ये पिलर्स हैं, हमें दिख रहे हैं जगह जगह पर, और कितने चौड़े पिलर्स हैं, इनकी आप मजबूती का अंदाजा इसी से लगा सकते हो। सीढ़ियों का यूज किया गया है, बड़े टीले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राजे महाराजाओं के कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करते होंगे। ऊंचाइयों पर हमें ऐसे भी आर्किटेक्चर मिले हुए हैं यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, धोलावीरा से भी, कि जो राजे महाराजे होते होंगे वो ऊंचाई पर अपने घर बनाते थे। इवन अभी हरियाणा के हिसार में भी जो हमें मिले हैं ना, पूरे पूरे टीले मिले हुए हैं, तो उसमें ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि जितने ऊंचाई पर बसे हुए हैं उनमें ज्यादा एमिनिटीज हैं और नीचे नॉर्मल जनता रहा करती होगी। तो ऊंचाई पर राजे महाराजे मंत्रियों के घर हुआ करते होंगे, सबसे नीचे जनता, फिर थोड़ी ऊंचाई पर मिनिस्टर्स वगैरह रहा करते होंगे, और सबसे ऊपर जो शाही राजा होता होगा वो रहता होगा। अगली साइट है चन्नूदरो। सी फॉर चन्नूदरो और सी फॉर कॉस्मेटिक्स, ऐसे भी ध्यान रखोगे। चन्नूदरो एक ऐसी साइट है जिससे हमें कॉस्मेटिक आइटम्स मिले हुए हैं। इसकी खुदाई 1934 में करी गई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर सिंधु नदी बहती है, और इसके खनन करता है गोपाल मजूमदार। अब हमें चीजें यहां पर क्या मिली हुई है, मैंने क्या बोला, सी फॉर चन्नूदरो और सी फॉर कॉस्मेटिक, साजो सज्जा के सामान यहां से मिले हुए हैं हमें। मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है, बेड मेकिंग। मनका पता है किसे बोलते हैं? जब आप मोती को पहनते हैं ना, अगर मोती आपको पहनना है गले पर माला बनाकर, तो मोती में आपको छेद तो करना होगा, उसी छेद से ही तो धागा पिरोगे ना। तो जब आप मोती में छेद करते हो तो वो बन जाता है मनका। तो मनका बनाने का पूरा कारखाना हमें यहां से मिला हुआ है। दैट मीन्स कि यू कैन इमेजिन कि भाई ये लोग कितने ज्यादा फैशनेबल थे, इनको ड्रेसिंग सेंस क्या हुआ करता होगा। साथ में लिपस्टिक का उपयोग भी यहां पर मिला हुआ है, काले लाइनर का भी हमें यहां पर मिला हुआ है, ब्लैक आइकॉनिक काजल करीना कपूर जिसका ऐड करती हैं। तो करीना कपूर तो आज ही ऐड कर रहे हैं, ये लोग इतने 1000 साल पहले ये सब यूज कर रहे थे। साथ में हमें कंघी भी मिली हुई है। अब कंघी भी दो तरीके की हमें यहां पर मिली हुई है, एक तो ये वाली कंघी मिली है और एक ये वाली कंघी मिली है। ये कंघी लकड़ी की बनी हुई है और ये कंघी देखिए ये बोन की बनी हुई है, हड्डी की बनी हुई है, जानवरों की। इसमें ज्यादा नक्काशी करी गई है और इसमें बहुत आम डिजाइन है। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई ये गरीब लोग यूज किया करते होंगे और शाही लोग इसका यूज किया करते होंगे। तो आप जितने भी आइटम देखेंगे चन्नूदरों में, ये सब साजो सज्जा के हैं। चन्नूदरों के बाद अगली साइट है रोपड़। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो साइट है जहां से हमें इंसान को कुत्ते के साथ दफनाने के अवशेष मिले हुए हैं। और आज की डेट में ये भारत का पंजाब वाली लोकेशन है। यहां पर सतलज नदी बहती है। 1953 से 55 तक इसकी खुदाई चली थी और इसके खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। मेन फाइंडिंग है डॉग बरीड विद मेन। इसमें जो खुदाई के दौरान जो हमें स्केलेटन मिला हुआ है, ये देखिए स्केलेटन है और इसके साइड में ये कुत्ते का अवशेष मिला हुआ है। तो ये हम मान सकते हैं कि इंसान का पालतू होता होगा कुत्ता, क्योंकि जब इतना पास कुत्ता सो रहा है तो जाहिर सी बात है पालतू ही होगा और त्रासदी आई होगी और दोनों ही मर गए होंगे। ऐसे हमें कई अवशेष मिले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि पुरुषों के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष कहां मिले हैं? आंसर क्या होगा? रोपड़ में मिले हुए हैं। इसको आप और क्लोजली देख सकते हो। ये देखिए, इंसान का स्केलेटन है, इसके जूते वगैरह भी यहां पर रखे हुए हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन भी हैं जो कि टूटे हैं और थोड़े से पूरे भी हैं, और ये देखिए साइड में यहां पर कुत्ते का स्केलेटन है। तो इतना करीब अगर सो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पालतू ही होगा। अगली है लोथल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। आज की डेट में इसकी करंट लोकेशन है गुजरात का अहमदाबाद से लेकर डॉक तक, पूरा ये एरिया लोथल आप मान लीजिए। लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लोथल पश्चिम से आने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे उनके लिए गेट की तरह काम करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वेस्ट से जो भी एंट्री पानी के रास्ते से करते थे वो सब लोथल से, गुजरात से ही भारत में आते थे, और सबसे बड़ा डॉक यार्ड हमें यहीं पर मिला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा डॉक यार्ड कौन सा था? तो आपका आंसर क्या होगा? लोथल, सबसे बड़ा डॉक। यहां पर भी हमें मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। बटन सील हमें यहां पर मिली हुई है। बटन सील मतलब वही ठप्पे वाली सील मिली हुई है। फायर अल्टर्स, पूजा की बेदियां मिली हुई हैं। पूजा की बेदी मतलब आपने देखा होगा ना, पूजा की बेदी बनाई जाती है, फिर उसके अंदर हवन कुंड रखा जाता है और हवन किया जाता है। तो आप देखिए ये ऊपर वाली पिक्चर में, ये देखिए पूजा की बेदी बनी हुई है, ये छोटी छोटी बेदियां बनी हुई हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। इधर देखिए ये बनी हुई है पूजा की बेदी। दिस रिप्रेजेंट कि ये लोग रिचुअल्स पर बिलीव करते थे, पूजा पाठ करने वाले लोग थे। तंत्र विद्या भी हो सकता है जानते हो। अब वो किस लेवल तक जानते होंगे इसके तो साक्ष्य नहीं मिले, बट हां ये चीज हमें क्लियर कर देती है कि ये लोग रिचुअल्स को फॉलो करते थे। यहां पर भोगवा नदी बहती है, 55 से लेकर 62 तक इसकी खुदाई हुई है और इसके खनन करता थे रंगनाथ राव। और हमें क्या मिला है? यहां पर पेंटेड जार मिला हुआ है। पेंटेड जार मतलब मिट्टी का हमें घड़ा मिला हुआ है और वो प्रॉपर पेंटेड है, उसके ऊपर पेंटिंग करी गई है, मछली बनी है, फूल बने हैं, इस तरीके की आकृति वाला एक जार मिला हुआ है। अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, हम ये मानते हैं, हमें जैसे एविडेंस मिले हैं कि चावल की खेती सबसे पहले इसी साइट पर करी होगी। साथ में सेट ऑफ एलिफेंट टीथ भी मिला हुआ है, हाथी के दांतों का एक सेट मिला हुआ है, ये देखिए। और हाथी के दांत ये क्यों यूज किए जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, साजो सज्जा के सामान बनाने के लिए यूज किए जाते होंगे, खिलौने बनाने के लिए यूज किए जाते होंगे, कंघी बनाने के लिए यूज करते होंगे, इसीलिए करते होंगे। अगली जो साइट है कालीबंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ये भारत के राजस्थान में एक जगह पड़ती है, श्री गंगानगर, वहां पर यह साइट है। यहां पर घग्गर नदी बहती है। 1961 में इसकी खुदाई करी गई थी और इसके खननकर्ता दो लोग थे, बृजबासी लाल और बीके थापर। यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं? तो मेनली जो यहां पर हमें मिली हुई हैं, ये काली जली हुई और पकी हुई चूड़ियां मिली हुई हैं। इसी वजह से इसका नाम ही कालीबंगा रख दिया गया है, काली बैंगल्स। अब ये चूड़ियां किस तरीके से मिली हुई हैं? ये देखिए, ये टूटी हुई चूड़ियां आपको दिख रही हैं, ये टूटी हुई चूड़ियां, ये भी देखिए, ये पत्थर की बनी हुई हैं, ये मिट्टी की बनी हुई हैं, और नीचे वाली ये धातु की बनी हुई हैं। तो चूड़ियों का पूरा कारखाना हमें यहां से मिला हुआ है। कुछ पूरी मिली हुई हैं और कुछ टूटी हुई मिली हुई हैं। बर्न्ट बैंगल्स हो गई। फायर अल्टर्स, पूजा की बेदी हमें यहां से भी मिली हुई है। साथ में हमें यहां से शिवलिंगम मिला हुआ है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक होता है ना, शिवलिंग, वो दैट मीन्स कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भगवान शिव के बारे में जानते भी थे और इनकी पूजा भी करते थे। तभी तो कहते हैं ना, सनातन की रूट्स ही नहीं मिलती। सनातन कितना पुराना है ये आज भी सवाल है, लेकिन हम जितना ही पीछे गए हैं उतना पीछे हमें सनातन मिला है। एक ऐसा धर्म जो कि सबसे पुराना धर्म है, इसके एविडेंसेस इतने अंदर तक हमें मिले हुए हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आज भी वो रहस्य है हमारे लिए। अभी 3-4 साल पहले की बात है, इंडोनेशिया में एक शिवलिंग मिला था।
उस पे तो क्लेम किया गया वो 30,000 साल पुराना है। साथ में स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज अर्न्स, मतलब कहने का ये कि छोटे बड़े गोलाकार गड्ढे जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन के साथ साथ ऊंट की हड्डियां भी मिली हुई हैं। अब छोटे बड़े कलश अगर हमें मिल रहे हैं गड़े हुए, उसके अंदर ऊंट की हड्डियां हैं, दैट मीन्स कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लोग तंत्र विद्या भी जानते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसका उल्लेख वैदिक पीरियड में अथर्ववेद में भी किया गया है। अगली क्लास हमारी कल की वही होगी, वैदिक पीरियड की, जहां पर आप देखोगे कि वेदों की रचना कैसे हुई, वेद क्या क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे देखोगे। अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये वर्ण सिस्टम कहां से आया, ये सब कुछ आप देखोगे कल की क्लास में। इसके बाद अगली है धोलावीरा साइट। धोलावीरा आज की डेट में इसकी करंट लोकेशन है गुजरात का कच्छ वाला रीजन। यहां पर भी घग्गर नदी बहती है और इसकी खुदाई करवाई है जेपी जोशी जी ने 1960 में। यहां पर हमें क्या मिला हुआ है, देखिए मेनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है धोलावीरा में वो है यहां का कंस्ट्रक्शन। इससे हमें यह पता लगता है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन अपने कैसे करते थे। अब इन दो पिक्चर्स में आप देखो, ये जो नीचे बने हुए हैं लाल ईंट के, ये सब रहने वाले घर बने हुए हैं, ये सब होम है। जबकि ऊपर ये जो आप रॉक वाले पत्थर देख रहे हो, ये तो पकी हुई ईंट आपको मिल रही है, लेकिन ये देखिए ये चट्टानों वाले पत्थर है। इन पत्थरों से बहुत मोटी मोटी दीवारों के साक्ष्य मिले हुए हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह हुआ करते होंगे। इन लोगों को इतना सेंस था कि अपने रहने के लिए छोटी ईंटों का घर बनाना है, और जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है तो उनको रॉक से बनाना है, चट्टानों वाले पत्थर से बनाना है। जैसे आज की भी डेट में होता है, कॉमर्शियल साइट आप बनाने जाओगे तो वहां पर ज्यादा मोटा सरिया डाला जाएगा, जबकि आपका जो घर बनेगा आप अपने घर में पतला सरिया डालोगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो पर्सनल यूज के लिए है, वो कॉमर्शियल यूज के लिए है। तो इनको ये सेंस इतने हजार साल पहले था भैया। यहां पर और क्या मिला हुआ है, बैल और एक नग्न मानव द्वारा संचालित, मतलब एक नंगा आदमी बैल को हाँक रहा है, ऐसा टेराकोटा मिला हुआ है, मिट्टी का खिलौना मिला हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि बैलगाड़ी वगैरह थी इनके पास। जल संचयन और जलाशयों की यहां पर कई संख्या मिली हुई है। मतलब हमें ऐसे क्षेत्र मिले हुए हैं जिनसे पता लगता है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमाल का था। आप ये नीचे वाली पिक्चर में देखिए, यहां पर आप देख रहे हो गांव के बीचों बीच से पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम इनका जा रहा है। हर एक घर के अंदर कुआं हमें मिला हुआ है। ये लोग पानी को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे उस टाइम पर भी। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पता है सबका किधर है, सबका ड्रेनेज सिस्टम साउथ वेस्ट में है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है और सबका ड्रेनेज ऐसे जा रहा है साउथ वेस्ट में, हर एक घर का। कैन यू इमेजिन वाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है। इनका आप दिमाग देख रहे हो। अपना ड्रेनेज ये इधर भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, कि इन केस अगर ड्रेनेज में पानी आएगा या बारिश ज्यादा होगी तो सारा पानी बहकर इधर ही जाएगा, इधर की ही नदियों में प्रवाह हो जाएगा, सिंधु नदी में, और उससे निकल जाएगा अरब सागर में। दिमाग से इतने तेज थे। और आज की डेट में आप देखिए, बड़े बड़े बिल्डर्स ने गुड़गांव बना दिया है, उधर दुबई बना दिया है। दुबई में भी बाढ़ आ जाती है और गुड़गांव में तो 1 घंटे की बारिश में ही बाढ़ आ जाती है। आज हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं लेकिन बेसिक सेंस हमारे खत्म होते जा रहे हैं। और इनके बेसिक सेंस आप देख लीजिए कितने पक्के थे। ड्रेनेज आप देखिए साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है पूरा। वही वाटर हार्वेस्टिंग, निर्माण के लिए चट्टानों का उपयोग, वही जो मैंने आपको बताया। धोलावीरा के बाद अगली है बनावली साइट। बनावली साइट में थोड़े कम फाइंडिंग्स हमें मिले हुए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए हरियाणा के फतेहाबाद वाले रीजन में है आज की डेट में। 1975 में एक बार इसकी खुदाई हुई तो बहुत कम चीजें मिली, फिर दोबारा हुई 1983 से 84 में। डॉक्टर R.S. बिस्ट इसके खनन करता है। यहां पर क्या मिला हुआ है, यहां पर हमें जौ मिली हुई है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि ज्वार की खेती वगैरह करी जाती होगी। साथ में टेराकोटा का हल मिला हुआ है, मतलब मिट्टी के इस तरीके के हल मिले हुए हैं, बुलक कार्ट मिली हुई है, ये सब हमें यहां से मिले हुए हैं। ये देखिए पहिया मिला हुआ है, ये ऐसे खिलौने टाइप के हमें मिले हुए हैं। अगली है राखीगढ़ी, ये इंपॉर्टेंट साइट है।
इवन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आज की डेट में सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। पूरे के पूरे गांव मिले हुए हैं हमें यहां पर, अलग अलग टीलों के रूप में। अगर आपको देखना हो राखीगढ़ी साइट कैसी दिखती है, मैं गया था कुछ टाइम पहले, यूट्यूब पर ही डाल दीजिएगा राखीगढ़ी साइट बाई वरुण अवस्थी सर, मिल जाएगी। वहां पर मैंने दिखाया हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मिली हुई हैं, पूरी मेरी चेस्ट से भी पार जा रही हैं, इतनी बड़ी ईंटें। तो राखीगढ़ी कहां पर है आज की डेट में? हरियाणा में हिसार वाली लोकेशन है। 1997 से 2000 तक इसकी खुदाई चली। इवन इसकी खुदाई आज भी चल रही है, आज भी यहां पर हमें अलग अलग फाइंडिंग्स मिल रही हैं। अमरेंद्र नाथ उस टाइम पर इसके खनन करता थे। आज की डेट में तो कोई पर्टिकुलर ऑफिसर नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वही जाकर अपना काम यहां पर करते रहते हैं। यहां पर हमें क्या क्या मिला हुआ है? टेराकोटा के पहिए मिले हुए हैं, खिलौने मिले हुए हैं मिट्टी के, मूर्तियां भी कुछ मिली हुई हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। और ये सबसे बड़ी साइट है, इस तरीके के खिलौने मिले हुए हैं, ये देखिए। और आज तक की सिंधु घाटी सभ्यता की लार्जेस्ट साइट है ये। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आंसर होगा मोहनजोदारो। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थान या सबसे बड़ी साइट कौन सी मिली है, तो आंसर होगा राखीगढ़ी। दोनों में अंतर है। राखीगढ़ी कई सारे गांवों का समूह है, जबकि मोहनजोदारो एक अपने आप में शहर है, जो कि काफी मॉडर्न शहर हुआ करता था। अब देखो इनका दिमाग देखिएगा, इस तरीके के जो जार आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये देखिए आपके यूज करने वाले हैं। इसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ सामान रखा जाता होगा खाने वाने पीने का। जबकि ये वाला जार देखिए, ये वाला जार थोड़े अलग तरीके का है। इसमें आगे देखिए कोई पक्षी बना है, तोता टाइप का बना हुआ है। अब इसमें बीच में छेद बने हुए हैं। अब एक बात बताओ, ये छेद बने हुए हैं तो ये किस काम में आएगा? ये किस काम में आएगा? इसमें तो कुछ रखोगे तो बाहर गिर जाएगा सामान, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये लैंप है। आप देखते हो ना, लैंप में ऊपर हम उसे खोल के रखते हैं, क्यों? जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आग तो जलेगी ही नहीं। आप मोमबत्ती को ग्लास से ढक दीजिए, मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों? ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो इनको यह तक सेंस था कि इन्होंने क्या किया, ऐसे करके ये लालटेन बनाए हुए हैं, इसके अंदर आग जलाते थे, दिया जलाते थे, वो जलता रहेगा, हवा की वजह से बुझेगा भी नहीं और यहां से ऑक्सीजन भी पास होती रहेगी। और इवन ये इतना ही करके छोड़ भी सकते थे, लेकिन देखिए डेकोरेशन के कितने शौकीन हुआ करते थे लोग, उसको डेकोर भी इन्होंने किया हुआ है। क्लियर है भाई? अगली साइड देखिए, लरकाना। लरकाना आज की डेट में जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई मोहनजोदारो के ही टाइम पीरियड में कराई थी, 1922 में। सिंधु नदी बहती है और यहां से केवल एक ही चीज हमें मिली है और वो है जौ, बार्ले। लरकाना के बाद अगली है आलमगीरपुर। यह आज की डेट में वेस्ट यूपी में मेरठ वाला रीजन है, दिल्ली के पास में पड़ता है। यहां पर हिंडन नदी बहती है। 1958 में इसकी खुदाई हुई थी और यज्ञदत्त शर्मा इसके खनन करता है। यहां पर हमें गर्त पर कपड़े का प्रभाव मिला हुआ है, मतलब जमीन के नीचे काफी, आप ये मान लो कि करीब 20 से 25 फीट नीचे एक कपड़ा मिला हुआ है, तो जिससे पता लगता है कि हां यहां पर भी लोग रहते होंगे। इससे ज्यादा अभी तक इसमें साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, इसलिए कम इंपॉर्टेंट साइट है। लोकेशन आप देख लीजिए, ये है, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इधर दिल्ली के पास में ये मेरठ वाला रीजन, ये आपका आलमगीरपुर है। सबसे लास्ट में एक हमारी साइट आती है सूक्त के अंदर। अभी मैंने आपको बताया भी था वैसे सूक्त के अंदर, जब मैं आपको मेसोपोटामिया के बारे में बता रहा था। यह हमारा भारत है। जब आप इधर मेसोपोटामिया की तरफ जाएंगे तो ये तो गुजरात है, ये तो लोथल हो गया, एक डॉक ये है। साथ में थोड़ा आगे और जाएंगे तो आज की डेट में ये कराची वाला रीजन जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यही है सूक्त के अंदर साइट। ठीक है, सूक्त के अंदर, और ये भी डॉक था। तभी आप देखोगे आज भी कराची पोर्ट है अपने आप में, और गुजरात तो पोर्ट है ही ये अपने आप में। ठीक है, 1927 में खुदाई के दौरान यह मिला। R.L. स्टीन इसके खनन करता थे और यह पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन में पड़ता है, मतलब आप बॉर्डर वाला पॉइंट मान सकते हैं। और इसको ट्रेड पॉइंट माना गया है कि हाँ ये व्यापारियों के लिए एक व्यापार मार्ग होता होगा, पानी का रास्ता, जिससे वो व्यापार करने यहां पर आते थे। स्पेशली हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार वाला क्षेत्र हुआ करता था।
यहां से और आगे। ये ओवरऑल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पीडीएफ में आपको मिली जाएगी। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन में आपकी क्लास थोड़े टाइम के बाद आपको रिकॉर्डेड दिखने लगती है, वहीं पर नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है। तो जितने भी नए स्टूडेंट 3.0 बैच वाले हैं जिनकी आज पहली क्लास है, आपको रिकॉर्डेड क्लास के नीचे ही पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। वहीं पर जो भी मैं आपको पढ़ाया करूंगा उसकी पीडीएफ डेली के डेली अपलोड हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस देख लो कैसे पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक आबादी वाला स्थल कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के साक्ष्य हमें दैमाबाद से मिले हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र वाला रीजन पे है। ये उत्तर से दक्षिण में, ये साउथ वाला रीजन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर होती होगी, ऐसा माना गया है। एविडेंसेस ऐसे ही मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक स्थल कौन सा है। इसके बारे में तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे। मोहनजोदारो, सबसे बेहतरीन फाइंडिंग्स हमें यहीं पर मिली हुई हैं, सबसे ज्यादा संपन्न क्षेत्र यही था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, यह भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, राखीगढ़ी, यह सबसे बड़ा स्थल है। गांव के गांव यहां पर मिले हुए हैं, हरियाणा के हिसार रीजन में आता है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह भी अभी मैंने आपको बताया था, मोहनजोदारो। जब भी आपसे शहर के बारे में पूछेगा, लगभग 300 हेक्टेयर में फैला हुआ यह पूरा शहर है, जिसके अंदर बियर्डेड मैन, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, मेसोपोटामियन सील, द ग्रेट बाथ, यह सब कुछ हमें मिला हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस धातु के बारे में नहीं जानते थे। तो हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे पता लगा है, काफी इंटरेस्टिंग बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, कांसा इन सब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन्हें लोहे के बारे में नहीं पता था। हमें लोहे के कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। आयरन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लोग किसके बारे में नहीं जानते थे। ये लोग बाकी नॉर्मल धातुओं के बारे में जानते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लेकिन ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। आईवीसी पीपल है ट्रेड रिलेशन विद, अभी आपको पता ही है कि ये लोग अपने व्यापारिक संबंध किससे रखते थे, मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापारिक संबंध रखते थे, क्योंकि इनकी मोहरें हमें यहां पर मिली हुई हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था एंशिएंट हिस्ट्री बहुत आसान है, मिडवेल और मॉडर्न से कहीं ज्यादा आसान है। आपका ये टॉपिक भी हो गया, पता भी नहीं लगा, और इतने से अब आपका कोई भी क्वेश्चन ही नहीं रुकेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सुबह 8:30 बजे जीएस की मेरी क्लास होती है। आज डेमो क्लास थी इसलिए मैं 9 बजे आया था। ठीक है, तो कल से 8:30 पर सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी। जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट जो डेमो लेने आए हुए हैं यूट्यूब पर, आप सभी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच 3.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 वाले स्टूडेंट जानते हैं, बाकी भी स्टूडेंट जानते हैं कि हम एक टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। शायद अगले 1 सप्ताह या 10 दिन तक रजिस्ट्रेशन ओपन हो, फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें हमारे बैच में केवल पढ़ने वाला ही बच्चा चाहिए। और ऐप में मैं देखता भी हूं कि जितना पढ़ने वाला बच्चा होता है वो आ ही जाता है शुरू में। बाद में जितना बच्चा आता है मूड बनाकर कि मैं बैच ये कर लूं वो कर लूं, वो डाइसी माइंडेड है, और ऐसा बच्चा हमें चाहिए भी नहीं। हमें वही बच्चा चाहिए जो हमें सिलेक्शन लेकर देगा 2026 में, जो हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो। और बैच में वही बच्चा है भी, चाहे मैं बात करूं सिलेक्शन बैच 1.0 जो चल रहा है, पूरी पॉलिटी वहां खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री, मॉडर्न और मिडवेल खत्म हो चुकी है, चाहे हमारा सिलेक्शन बैच 2.0 का बच्चा हो, सब पढ़ने वाला बच्चा है। तो जो 3.0 में भी आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने वाले ही बच्चे हों। इस वजह से हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे 8 से 10 दिन के अंदर। सेम उन बैचेस में भी हुआ है, इसमें भी यही होगा। जो भी 2.0 और 1.0 वाले स्टूडेंट हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बोल दिया है, अभी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के 2 से 3 क्लासेस बची हुई हैं, मैक्सिमम 4, वरना 2 से 3 में इसी वीक में आपकी मॉडर्न पूरी हो जाएगी। ठीक है, बट उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। सुबह अब एंशिएंट चालू हो गई है, इसको कवर करिए। आपकी मैं एक्स्ट्रा क्लास शायद मैं डे आफ्टर टुमारो ले लूं, एक वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ऐसे मैं लगा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।